हाय एवरीवन, रूमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया प्रसाद यादव मुजफ्फरपुर बिहार से रूमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आपको ये मोबाइल का पावर सेक्शन बताने जा रहा हूँ। राइट, पावर सेक्शन मोबाइल का वह सेक्शन है जो बैटरी से सप्लाई लेकर विभिन्न सेक्शन को आवश्यक सप्लाई देने की कार्य करती है। जब हम फोन में पावर बटन टिपते हैं तो यही पावर सेक्शन हमारा ऑपरेट होता है और फोन हमारा ऑन होता है। जब भी फोन के अंदर अगर शेडेड का प्रॉब्लम आती है या पावर नहीं ऑन होता है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का समस्या हमारे साथ आती है। लेकिन ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में से कौन खराब है ये आपको पहचानना भी बताएंगे, समझना भी बताएंगे और इस वीडियो में आपको पूरे कंप्लीट होने वाला है। और दुनिया का कोई भी फोन हो आप पावर सेक्शन को इस माध्यम से समझ सकते हैं, ट्रेसिंग भी कर सकते हैं और इजी वे में आप जो है अपने बोर्ड में पावर सेक्शन को लगभग बिना डायग्राम के ढूंढ भी सकते हैं। और बहुत सारे देखिए मदरबोर्ड अलग अलग होती है पर सिद्धांत एक होता है। तो कुछ हम ऐसे बेसिक बताने वाले हैं जिससे हर मदरबोर्ड में आपको पावर सेक्शन जब सेट डेड होगा फोन का आपको तो बड़ी आसानी से आप ढूंढ सकेंगे और रिपेयर कर सकेंगे। तो ये रूमा इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर बिहार में है। अगर आपको यहाँ कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर डिस्प्ले पर है, आप उसे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और चैनल आपको अगर आप देख रहे हैं तो अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा जो है खुशी मिलती है। तो अब आइए कमेंट्स वगैरह भी शेयर भी जरूर करें। तो आइए अब यहाँ पर ये वीडियो जो है आपको पावर सेक्शन का है जो बन रहा है। ये क्लास में बच्चे भी पढ़ रहे हैं और देखने वाले दर्शक के लिए भी ये वीडियो है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आखिर पावर सेक्शन कैसे काम करता है और कैसे हमारे मोबाइल में ये मोबाइल को विभिन्न जो आईसीआई इसके अंदर लगी हुई है इसको जो है ऑपरेट करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे बैटरी कनेक्टर से। देखिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा पावर सेक्शन में कि पावर सेक्शन क्या है। तो मोबाइल का वह सेक्शन जो बैटरी से सप्लाई लेकर विभिन्न सप्लाई बनाती है वो पावर सेक्शन है। राइट, ये समझ में आ गया। देखिए मोबाइल में हमको 5 से 7 प्रकार की सप्लाई की जरूरत होती है। तो 7 ठो बैटरी तो हम फोन में नहीं लगाएंगे क्या? तो इसलिए एक बैटरी हम लगाते हैं और उससे 7 सप्लाई बनाते हैं और ये सप्लाई हमारे हर आईसी को जाती है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर अब ये समझ रहा है कि ये कैसे होता है और पावर विभाग कैसे आपको ये सप्लाई तैयार करती है। तो आपको बता दें कि पावर सेक्शन को बैटरी से सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए पर पावर सेक्शन को विभिन्न सप्लाई बनाने के लिए सिग्नल भी चाहिए। क्या चाहिए? डाटा भी चाहिए, एनेबल सिग्नल भी चाहिए। तो ये सब कैसे होता है आइए वीडियो पर समझते हैं। सबसे पहले हम पकड़ेंगे पावर आईसी जिसको हम बोलते हैं पीएमआईसी। क्या बोलते हैं इसको? पीएमआईसी यानी पावर मैनेजमेंट आईसी। पावर आईसी को हमारा जो है बैटरी कनेक्टर, ये देखिए आपका बैटरी कनेक्टर है जिसमें 4 पॉइंट है। एक पॉइंट आपका माइनस का है जो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी एक पॉइंट ये हो गया आपको माइनस और ये हो गया आपको प्लस। यानी यहां से नेगेटिव सप्लाई, ये ग्राउंड का साइन है, पूरे बोर्ड में नेगेटिव चला गया। क्या हुआ? पूरे बोर्ड में नेगेटिव चला गया और यहां से हमने कुछ नेगेटिव आगे बढ़ाने का भी काम किया है। यहां से ये नेगेटिव ऐसे होते हुए हमने जो है पीएमआईसी को भी दिया है और यही नेगेटिव पावर स्विच को वॉल्यूम प्लस माइनस जो आवाज बढ़ाने घटाने वाला है उसको भी दिया है। दूसरी नंबर बात है कि सबसे बड़ा बात है कि नेगेटिव आपको हर आईसी में डायरेक्ट चला जाए। देखिए मोबाइल के जो भी बॉडी है उसमें नेगेटिव जो है, वही बैठिएगा, बैठ जाइए, आपको नेगेटिव जो है हर सेक्शन को डायरेक्ट दिया रहता है। किसी भी आईसी या सिम बेस हो या बॉडी वगैरह जो भी हम लोग बोर्ड के ऊपर के कवर हटाते हैं ये सब क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। तो नेगेटिव डायरेक्ट पूरे प्लेट में फैला हुआ रहता है। तो नेगेटिव जो है बॉडी और सब जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। पॉजिटिव लाइन बारीकी लाइन होता है। तो ये नेगेटिव सब जगह डायरेक्ट चला गया। जितने भी आईसी है वो बीपी आईसी हो गया, चार्जिंग आईसी है या सीपीयू है, रैम है, फ्लैशर है,
ऑडियो आईसी है, पीएफओ लाइट, ये सबको नेगेटिव डायरेक्ट चला जाता है। पॉजिटिव सप्लाई हमारे बैटरी से जब निकलता है तो ये निकलने के बाद इसके जस्ट बगल में एक डायोड और कैपेसिटर लगा रहता है। इसका काम यही रहता है ना कि इस पॉजिटिव ज्यादा हो या मतलब अशुद्ध हो तो उसको ये फिल्टर करने का काम करता है, या वोल्टेज ज्यादा अगर आपको चार्जिंग आईसी किसी कारण अगर भेज भी दिया तो उसको ग्राउंड करने का काम करता है। यहाँ पर टीवीएस डायोड यानी आपको ट्राइक डायोड लगा हुआ रहता है, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं। उसके बाद में यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जा रही है डीसी टू डीसी आईसी में, यानी हमारे बैटरी के प्लस से जो सप्लाई निकल रही है ये सप्लाई कहाँ जा रही है, डीसी टू डीसी आईसी में। देखिए डीसी टू डीसी आईसी का काम यही है कि जो सप्लाई हमारे बैटरी से ले रहा है उस सप्लाई को रेगुलेट करके आउट करना। देखिए बैटरी मेरा जब जब फुल चार्ज होता है, ठीक है, तब तक तो ये वोल्टेज अच्छा देता है, लेकिन जैसे ही बैटरी मेरा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, तो उसका एम्पियर वोल्ट धीरे धीरे घटने लगती है। तो उस समय में हमारे एंड्रॉयड फोन के अंदर पावर की थोड़ी सी गड़बड़ी आने लगती है। देखिएगा कि बैटरी आपका, अब पावर के बारे में अगर बात चला तो पावर का एहसास आप किए होइएगा कि आपका पावर जो है जब डाउन होगा 1% 2% फोन के अंदर रहेगा तो टच अच्छा काम नहीं करेगा, ऐसा फील किए होइएगा आप लोग। तो इस तरह से पावर का मैनेज होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए डीसी टू डीसी आईसी यही काम करता है कि भाई डीसी को लेगा और इस सप्लाई को ज्यादा कुछ ये नहीं करता है, थोड़ा सा परफेक्ट बनाए रखता है और यहाँ से आउट करता है। अब ये सप्लाई पहले आपको कुछ मॉडल में पढ़े हैं कि बैटरी से डायरेक्ट चला जाता है, अब इसमें बीच में आ गया डीसी टू डीसी आईसी, राइट। अब यहां से जो सप्लाई निकला देखिए एक और बात, बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट से बैटरी जैक लगाते हैं ना, उसमें कई प्लस है, ये बीएसआई है और ये टेम्परेचर है और ग्राउंड, 3 पॉइंट। तो प्लस वाला जो पॉइंट है वो ये क्रॉस लाइन है, ये क्रॉस लाइन से ऐसे क्रॉस लाइन से होते हुए डीसी टू डीसी आईसी में गया, तो यहां से यहाँ के लाइन को भी बैट लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और फिर डीसी टू डीसी सप्लाई जो सप्लाई यहाँ से आउट कर रहा है इसको VSI लाइन भी बोला जाता है और बहुत में भी बैट लाइन भी, दोनों में से कोई कह सकते हैं। तो यहां से ये बी बैट लाइन से हमारा ये सप्लाई जा रही है कहाँ, तो देखिए हमारा ये सप्लाई लाइट आईसी, पीएफओ आईसी, ऑडियो आईसी में जा रही है और यही सप्लाई हमारा जाएगा कहाँ, तो पावर आईसी में भी जाएगा। कहाँ जाएगा, यानी यही सप्लाई यहां से हमारा चला जाएगा पावर आईसी में। तो पावर आईसी में ये जो मेरा पॉजिटिव जा रही है, ठीक है, तो यहां पर भी कैपेसिटर आपको लगा रहेगा। देखिए इसमें पावर आईसी में जो सप्लाई जाती है वो अक्सर 2, 3, 4, जैसे कि पहले मैप में आपको हम बता चुके हैं कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3, 4, 5 पिन भी सप्लाई का, ज्यादातर 3 पिन चलता है ना। तो यहां से जब पॉजिटिव इस आईसी में जाएगा तो इस आईसी में जब पॉजिटिव जाएगा ना तो यहाँ पर कैपेसिटर भी फिल्टर के लिए लगा रहेगा, यहाँ पर भी कैपेसिटर आपको फिल्टर के लिए लगा रहेगा, यानी एक सिरा इसका ग्राउंड में रहेगा। तो ये सप्लाई आपको पावर आईसी को चला गया। अच्छा, इसी पॉजिटिव लाइन से चार्जिंग आईसी जुड़ा हुआ है, तो चार्जिंग आईसी में सप्लाई जाता है पर चार्जिंग आईसी कोई काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जब चार्जर लगाएंगे तो काम करेगा। और यही सप्लाई यहां से देखिए आपको जा रहा है लाइट आईसी में, और लाइट आईसी के पास भी कैपेसिटर लगा हुआ है। यही सप्लाई आपको यहां से जा रहा है पीएफओ आईसी, नेटवर्क सेक्शन में पीएफओ होता है ना, वहां पर भी जा रही है, वहां भी कैपेसिटर फिल्टर में लगा है। और ऑडियो आईसी में भी जाता है, वहां भी कैपेसिटर फिल्टर लगा हुआ है। यानी मुख्य रूप से देखा जाए ऑडियो आईसी, पीएफओ आईसी, लाइट आईसी और पावर आईसी, इतना जगह जो है ना पॉजिटिव सप्लाई मेरा डायरेक्ट जाता है। कुछ फोन में तो वाइब्रेटर मोटर को भी पॉजिटिव जाता है, समझ गए कि नहीं, वाइब्रेटर मोटर को भी जाता है। तो इस तरह से पॉजिटिव सप्लाई सबको चला गया। और जब आप स्विच पावर का दबाएंगे, देखिए नेगेटिव आपका जो है ये स्विच पर जा रहा है ना। तो पिछले वीडियो में आपको देखिए ये जो आपका मैप है लाइट पावर सेक्शन का, तो इससे पहले भी एक पावर का आप लोगों को डायग्राम बताए हैं, तो उसमें बताए थे कि पावर स्विच का एक सिरा क्या है, नेगेटिव से जुड़ा रहता है। तो देखिए ये आपका क्या है, बैटरी का नेगेटिव लाइन है,
और इस नेगेटिव लाइन से ऐसे नेगेटिव पावर स्विच में जाता है, और जब स्विच को हम दबाएंगे तो ये नेगेटिव क्षण भर के लिए पावर को मिलेगा। यानी पावर आईसी को नेगेटिव पावर स्विच के द्वारा क्षण भर के लिए मिलता है। जैसे कि देखिए, ये डीसी टू डीसी आईसी को बैटरी पॉजिटिव दिया, तो अगर ये डीसी टू डीसी नहीं रहता तो डायरेक्ट पॉजिटिव हमारा जाता कहाँ, पावर आईसी में। और डीसी टू डीसी आईसी भी है तो भी डायरेक्ट एक तरह से समझिए कि पावर आईसी में मेरा पॉजिटिव जा रही है। यानी हम बैटरी लगाएंगे तो पॉजिटिव मिल गया पावर आईसी को, और नेगेटिव भी देखिए बैटरी के यहाँ से ऐसे होते हुए नेगेटिव भी मिल रहा है। यानी पावर आईसी को हमेशा माइनस और प्लस मिल जाता है, कब, बैटरी लगाते ही। यानी किसी भी फोन में हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो पावर आईसी को नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्ट चला जाता है, राइट, कोई दिक्कत। जेमी सप्लाई इसको मिलता है तो पावर आईसी एक्टिव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उसके लिए पावर आईसी में पावर स्विच दिया हुआ है कि स्विच जब हम दबाएंगे तो वो पावर जो है ना ऑपरेट होना शुरू करेगा। तो इसके लिए क्या होता है ना कि पावर जो स्विच होता है, यहाँ पर लिखे हुए हैं पावर स्विच, तो ये पावर स्विच को काम करने के लिए नेगेटिव हमेशा मिला रहता है। क्योंकि एक बात आपको बता दें, स्विच के द्वारा पावर आईसी को नेगेटिव जाती है, और एक नेगेटिव पहले से मिल रहा है, लेकिन स्विच के द्वारा जो नेगेटिव जाएगा वो स्टार्टिंग नेगेटिव होता है एक तरह से, है ना, आईसी को एनेबल एक तरह से एक्टिव करने का काम करता है। तो पावर स्विच पर हमेशा देखिए यहाँ से नेगेटिव क्या है, आ रहा है, और जब भी स्विच हम टिपेंगे तो ये नेगेटिव फ्रैक्शन जो है ना स्टार्टिंग नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव मिलेगा, लेकिन किस रूप में मिलेगा, स्टार्टिंग के रूप में इस आईसी को मिलेगा, है ना, जिससे आईसी एक्टिव होगा, और इसका जो है वोल्टेज बनना नहीं, शुरू नहीं होगा, स्टार्ट होगा, कुछ हिस्सा का वोल्टेज बनेगा। यानी कौन सा वोल्टेज बनेगा, तो आपको यहाँ पर जो ये सप्लाई ओपी लिखा हुआ है ना, जो सीपीयू को जा रहा है 1.5 वोल्ट बनेगा। कितना बनेगा? 1.5 वोल्ट सप्लाई मिलेगा और सीपीयू आईसी को मिलेगी। गौर से समझिए, क्या समझना है फिर यहाँ से एक बार पकड़ लीजिए। बैटरी के प्लस से पॉजिटिव डीसी टू डीसी आईसी, डीसी टू डीसी आईसी से बैटरी का 4 वोल्ट जो है ना सीधे पावर आईसी में गया, नेगेटिव आपको जो है ना पावर आईसी को मिला हुआ है। स्विच के माध्यम से क्षण भर के लिए जब नेगेटिव मिलता है तो पावर आईसी ये 1.5 वोल्ट बना के आउट करती है। किसके लिए? सीपीयू और रैम के लिए। अब ये जो 1.5 वोल्ट सप्लाई सीपीयू को मिला, जिससे सीपीयू का कुछ हिस्सा चालू हो गया, और फिर सीपीयू भी वो सप्लाई को फ्लैशर और रैम आईसी को दिया, जिससे फ्लैशर आईसी और रैम आईसी भी चालू हो गया। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबको चलाने वाला है। रैम क्या है, तो आपको सीपीयू को दिमाग देने का काम करता है, और फ्लैशर क्या है, आपके घर का अलमीरा है। जैसे आप कोई भी चीज उसके अंदर में अलमीरा में सेफ रखते हैं, उसी तरह से मोबाइल का फ्लैशर इंटरनल मेमोरी है, उसके अंदर सारा सॉफ्टवेयर डाटा स्टोर रहता है। और रैम जो है दिमाग है, सीपीयू से कंधा मिलाकर जो है ना सीपीयू को चलाने का काम रैम ही करता है, राइट। तो अब ये सप्लाई जेवी 1.5 वोल्ट मिलेगा तो सीपीयू आईसी अब क्या करेगा कि वो जो वोल्टेज है रैम और फ्लैशर को भी देगा। तो रैम को जब फर्स्ट बार वोल्टेज मिलेगा, पिछले में बताए थे आपको कि रैम को जब फर्स्ट बार वोल्टेज मिलेगा तो ये रैम फर्स्ट बार वोल्टेज पाकर क्या सीपीयू को बताता है, ऑटो ईएक्सी, यानी फाइल ऑपरेट करने के लिए बोलता है। यानी ये बोलता है कि भाई पहले बार सप्लाई मिला है तो अब बूटअप करना है, यानी पावर को ऑपरेट होना है। तो इसके लिए फर्स्ट टाइम जेवी सीपीयू इसको सप्लाई देता है तो ये इधर से ऑटो ईएक्सी फाइल ऑपरेट करने के लिए कहता है। यानी पावर को ऑपरेट होने के लिए ऑटो ईएक्सी फाइल चाहिए, क्योंकि आईसी सिर्फ सप्लाई नहीं सॉफ्टवेयर पर काम भी करता है। अगर पावर को तो हम सप्लाई पहले ही दे दिए हैं, बड़ा बड़ा सप्लाई इधर से आउट करने लगना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है, सीपीयू से सॉफ्टवेयर लेने के लिए इंतजार में है। तो सीपीयू को इसीलिए ये सप्लाई दिया है पावर, ताकि सीपीयू जो है ना फ्लैश और रैम को स्टार्ट करे और रैम में ये सिग्नल भेजे। रैम जो है इसका पीओ है, इसको दिमाग बताएगा कि ऑटो ईएक्सी फ्लैशर से ले लो, है ना। तो सीपीयू फ्लैशर को अब बोलेगा कि ऑटो ईएक्सी लाओ भाई, तो ये ऑटो ईएक्सी फाइल इसको देगा, जिसे एनेबल सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ये इनेबल सिग्नल इसको जब देगा पीएमआईसी को, तो पीएमआईसी को अब जो बैटरी से नेगेटिव और बैटरी से पॉजिटिव जो आकर यहाँ पर रुका हुआ है और इधर जो थोड़ा मोड़ा बन के जा रहा है, वो सप्लाई के साथ साथ अब इसके अंदर रेगुलेटर विभाग स्टार्ट होगा। और कब? ये इनेबल सिग्नल मिलने पर। और स्टार्ट होते ही ये विभिन्न सप्लाई बनाएगी, जिससे आपको 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट, 5 सप्लाइयां बनाती है। यहाँ जगह की वजह से आपको 4 ही बताए हम, समझ गए कि नहीं? कौन कौन? 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ठीक है, और एक 5 वोल्ट भी निकलता है। तो ये जो सप्लाई निकलेगी, तो यहाँ पर कैपेसिटर फिल्टर इसको कर रहा है और यहाँ से आपको बक कॉइल के माध्यम से सप्लाई स्थिर होकर आपको जा रही है। कौन कौन सेक्शन को? नेटवर्क सेक्शन, कैमरा सेक्शन, आपको सिम कार्ड को, मेमोरी कार्ड को, है कि नहीं? उसके बाद में यही सारी सप्लाई सीपीयू, फ्लैश और रैम को भी मिलता है। सीपीयू और फ्लैशर और रैम को इसी में से 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट ये सब मिलता है। तो जब दोबारा सीपीयू को सप्लाई, मान लीजिए यहाँ पर फ्रेश सप्लाई आने लगता है, फ्लैशर आईसी को यहाँ पर फ्रेश सप्लाई आने लगता है, सीपीयू आईसी को यहाँ पर सप्लाई जो है ना आपको आना शुरू हो जाता है ना? तो ये सप्लाई जब पावर सेक्शन जो बनाता है, इसको वीपीएस सप्लाई बोलते हैं, समझे ना? सेकेंडरी सप्लाई। ये मेरा प्राइमरी लाइन हुआ इन, और जो आउट किया वो क्या हुआ? सेकेंडरी। तो ये वीपीएस सप्लाई जब बनती है ना, तो यही सप्लाई जब सीपीयू को फिर से और फ्लैशर को और रैम को मिलता है ना, तो ये अब ये समझता है कि मेरा पावर आईसी स्टार्ट हो गया। तो फिर इधर से एक इसको डाटा मैसेज करता है, थैंक यू, आपने वोल्टेज भेज दिया। समझ गए कि नहीं? हम आप थैंक यू बोलते हैं ना किसी को, कोई फायदे हो जाती है तो यार बिना फायदा को तो नहीं बोलते हैं, कि बोलते हैं? बोल लिया कीजिए कभी, है ना? तो इस तरह से जो है ना आपको ये एक डाटा सिग्नल देती है कि भाई आप हमको सप्लाई दे दिए। तो जब ये सारी सप्लाई यहाँ पर देता है, उसके बाद जब ये सप्लाई इसको मिलता है ना, तो ये आईसी फिर रैम से पूछता है कि कौन? देखिए सीपीयू करता सब है, लेकिन रैम ही उसको बताने का काम करता है। जब भी इसको ये सप्लाई मिलेगा, तो ये तुरंत सीपीयू से फिर पूछेगा कि अब मेन सप्लाई मिल गया, है ना? तो रैम बताएगा ऑपरेटिंग स्टार्ट करो। क्या करो? तुरंत आपको फ्लैशर आईसी में आपका सैमसंग या ओप्पो, वीवो का हम लोग जो सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, वो ऑपरेटिंग ओएस सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? शॉर्ट में ओएस कहते हैं, फुल में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ये जो है ना इसको देने लगता है और सीपीयू प्रोसेस करके डिस्प्ले पर ओप्पो, वीवो, रियलमी लिखकर फोन ऑन हो जाती है। सैमसंग है तो सैमसंग लिखकर ऑन। ये भी सैमसंग लिखता है, इसका मतलब फ्लैशर आईसी ऑपरेटिंग देना शुरू कर दिया और पूरे प्रोग्राम आपको जो है ना डिस्प्ले पर दिखने लगता है। तो इस तरह से हमारा ये पावर सेक्शन काम करता है। तो सेकेंडरी सप्लाई। अब आइए एक बात और यहां है, जो मेरा प्राइमरी सप्लाई है, ऑन है कि ऑफ हो गया? तो ये मेरा जो प्राइमरी सप्लाई है, ये सप्लाई वी बैट जो लाइन है, वो सिर्फ पावर आईसी को ही नहीं जा रही है, डीसी टू डीसी आईसी से लाइट आईसी, पीएफओ और ऑडियो आईसी को भी जा रही है। तो ये सभी विभाग आपको चालू हो जाता है और लाइट सेक्शन का काम है लाइट बनाना, आपको पीएफओ का काम है नेटवर्क में मदद करना और ऑडियो का काम है। तो आप अब यहाँ कहेंगे कि सर पावर सेक्शन हमको पढ़ना है तो बैटरी से सप्लाई दिए और विभिन्न सप्लाई बनाया, तो सीपीयू फ्लैशर ये तो समझ में आता है। ये सब को क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि आगे जब आपको सेकेंड वीडियो में हम आपको खराबी समझाएंगे, तो खराबी में जब हमारा प्रॉब्लम आएगा तो ये भी विभाग में खराबी होगा तो मेरा मोबाइल डेड हो जाएगा। इसीलिए ये सभी सेक्शन को बनाना पड़ा है। उसके बाद में अब चार्जिंग का आपको पहले से पढ़ाई कर चुके हैं। चार्जिंग में क्या है कि यहाँ पर आप देख लीजिए सीसी है। अब देखिए पावर सेक्शन एक तरह से खत्म हो गया। ये जो इससे सेक्शन रिलेटेड जुड़ा हुआ है वो आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसके वजह से भी पावर में प्रॉब्लम आता है ना, इसीलिए ये आपको बताना पड़ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीसी में आपका 5 पिन है,
एक पिन नेगेटिव है जो ऐसे होते हुए, याद देखिए बैटरी पर नेगेटिव आ गया, पूरे बॉडी में नेगेटिव चला जाता है। पॉजिटिव सप्लाई जिसको वी बेस लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सप्लाई हमारा ओवीपी यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी में जाता है। समझ गए कि नहीं? अभी तक का जो भी आप चार्जिंग सेक्शन पढ़े थे उसमें यही बताए थे, जो चार्जिंग का डायग्राम भी है आपको बनाए भी हैं, आप लोग समझे भी हैं, तो उसमें ओवीपी आईसी के बारे में नहीं बताए थे। तो इसमें अब जानिए कुछ ऐसे लेटेस्ट मॉडल आ रही है जिसमें वो VP आईसी होती है। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी होता है। इसका काम यही होता है कि किसी कारण चार्जर आपका 6 की जगह 60 वोल्ट भेज दे, 50 वोल्ट भेज दे, 12 वोल्ट भेज दे, 9 वोल्ट भेज दे, तो ये विभाग उस वोल्टेज को रोकने में सक्षम है, ग्राउंड कर देता है, और या खराब भी हो गया तो सप्लाई आगे जाने से बंद हो जाती है। तो इस तरह से ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी के बाद हमारा 6 वोल्ट सप्लाई यहाँ से जो है ना एक्यूरेट होकर 5 पॉइंट कुछ सप्लाई एक्यूरेट होकर यहाँ से चार्जिंग आईसी में जाती है। अब चार्जिंग आईसी में जाती है तो यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए लगा हुआ है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, और चार्जिंग की ये सूचना जो है यहाँ से हमारा कहाँ जाता है, तो CPU आईसी में जाता है। कहाँ जाता है? अब यहाँ से यही चार्जर हम लगाते हैं तो चार्जिंग आईसी, आपको चार्जिंग सेक्शन में आप लोगों को पढ़ाए भी हैं कि ये सूचना भेजता है कहाँ, CPU को। किसको सूचना भेजता है? यहाँ देखिए ये सूचना यहाँ से भेजा CPU को। अब CPU आईसी आपको बैटरी के, देखिए ये क्या है, BSI है, ये प्लस ये माइनस ये BSI। तो BSI लाइन से CPU को हमेशा आपको सूचना मिलते रहता है। BSI इस लाइन से ये हमेशा सूचना करते रहता है कि बैटरी मेरा कितना % चार्ज है, और वही जो है ना डिस्प्ले पर दिखाते रहता है 20% 30%, है ना। और BSI लाइन से इसको पता है, तो जो ही चार्जिंग आईसी पूछने आएगा कि बैटरी का आपको पता है कि चार्ज है कि नहीं, आप बताइए, तो इधर से ये ऑन का या ऑफ का, दोनों में से कोई, अगर बैटरी फुल है तो ऑफ का मैसेज देगा, और बैटरी आपका, अगर बैटरी आपका कम है, डाउन है, तो इधर से ऑन इनेबल जो है इसको सिग्नल देगा, जिससे चार्जिंग आईसी एक्टिव हो जाएगी और आने वाली 6 वोल्ट सप्लाई को 4.5 वोल्ट बनाकर हमारे यहाँ से सप्लाई आउट करेगी। जहां पर एक रेजिस्टेंस भी लगा होता है जिसको सेंसिंग रेजिस्टेंस हम कहते हैं, है ना, और बहुत सारे में नहीं भी लगा रहता है, और यहाँ से ये सप्लाई फिर हमारे DC टू DC लाइन वाले आईसी में आएगा। देखिए किसी में मोबाइल में ऐसा भी होता है कि ये आपका जो लाइन है वो यहाँ से भी एक लाइन के माध्यम से सप्लाई इसको देने का काम करता है। यानी ये जो लाइन है ना, ये पॉजिटिव लाइन है ना, यानी BSI लाइन या VBAT लाइन इसको भी कह सकते हैं। तो किसी मॉडल में कंपनी जो है ना इसमें ये अपना कनेक्ट नहीं करती है, ये अपना जो है ना अलग आउटपुट बनाए रहती है, इससे सप्लाई यहाँ देती है कुछ मॉडल में, है ना। चार्जिंग का सप्लाई इसको अलग देगी और ये तब इसमें अपना इधर अलग आउट करेगा। और कुछ में होता है कि इसी लाइन में भी जोड़ दिया रहता है, ये भी जानना आपको जरूरी है। तो ये चार्जिंग के बारे में जान गए। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा है। ये जो फिल्ट्रेशन बाईपास वाला है, जो वोल्टेज मेरा 6 वोल्ट जाएगा तो ये फिल्टर होगा और यहीं पर कंट्रोल होती है वोल्टेज का, और फिर उसके बाद फालतू जो भी है नष्ट हो जाता है, और ये आईसी रेगुलेट करके यहाँ से सप्लाई DC टू DC के द्वारा बैटरी के प्लस पर देता है, माइनस डायरेक्ट मिला है, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। दूसरी नंबर बात कि हमारा ये जब बैटरी चार्ज होता है तो चार्ज होने के दरमियान क्या है कि बैटरी ओवर चार्ज नहीं होने के बावजूद भी कभी कभी गर्म हो जाती है। अब गर्म क्यों होती है? तो एटमॉस्फेयर जैसे वातावरण है उसके हिसाब से, तो इसमें एक सेफ्टी दिया हुआ है टेम्परेचर सेंसर। जैसे देखिए जिस बैटरी कनेक्टर में 3 पिन हो उसमें एक प्लस है, एक माइनस है, एक BSI है, ठीक है कि नहीं? क्या हो भाई साहब, पढ़ रहे हैं क्या उघा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा तो सुबह में उघाना नहीं है, सुबह क्लास में नींद आती रहती है, जब आपको नींद आए तो थोड़ा पानी उनी मार लिया कीजिए। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो मेरा क्या बता रहे थे, माइनस और प्लस और एक BSI, 3 पिन में एक प्लस माइनस और BSI होता है, जो आप पहले से भी जान रहे हैं, है ना।
प्लस पॉजिटिव देता है, माइनस नेगेटिव देता है। BSI से CPU सेंस करता है कि बैटरी कितना चार्ज है। चौथा टेम्परेचर लाइन है, और ये टेम्परेचर लाइन का भी रेजिस्टेंस के द्वारा CPU को सूचना रहती है। जो ही इस लाइन से ये सेंस करते रहता है CPU, बैटरी आपका अगर गर्म होगा तो ये कॉपर लाइन होता है, कॉपर का तार होता है ना, इस लाइन से इसको टेम्परेचर की जो है ना सूचना पहुंच जाती है। तो CPU को अगर सूचना पहुंचेगी तो CPU के हाथ में ही ना इनेबल सिग्नल है चार्जिंग का, ये तुरंत यहाँ से कट ऑफ कर देगा और आपका चार्जिंग विभाग बंद हो जाएगी। और चार्ज मतलब यहाँ से जो ऑर्डर दे रहा है कि चार्ज करो, ये डाटा इसको बंद कर देगा, यहाँ से कह देगा ऑफ करो, है ना। तो जेवी इधर से सूचना यहाँ ऑन ऑफ दोनों लिखा हुआ है, ऑफ का दे दिया तो यहाँ से वोल्टेज आना बंद और बैटरी चार्ज होना बंद हो जाए। तो इस तरह से पावर सेक्शन काम करता है। ठीक है, समझ में आई? अगर कोई आप लोगों को जो भी वीडियो देख रहे हैं कोई भी अगर इसमें परेशानी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में खराबी के साथ हम समझाने वाले हैं। तो अभी आपको एक चीज और बता देते हैं कि सीसी का जो प्लस और माइनस है ये तो आप जान गए। सीसी के अंदर का जो 2-3 पिन है, इसमें आपका एक सिस पिन होता है, एक RX होता है, एक TX होता है। यानी ये जो 3 पिनें होती है ये CPU से कनेक्ट होता है। और जब हम इसमें कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं, उस समय में ये तीनों पिन से हमारे CPU में सिग्नल जो है जाती है, डाटा जो है हमारे लैपटॉप से जाती है और वो इंस्टॉल होता है। दूसरी नंबर एक और बात बताना है कि फ्लैशर और रैम अब IC अलग नहीं आ रही है, अब एक साथ आ रही है। क्या आ रही है? यानी बहुत सारी जो है ना कंपनी में आपको अलग थी, लेकिन अब एक साथ होगी। इसको अब बोला जा रहा है eMMC IC, इकोनॉमिकल मेमोरी मॉड्यूल कंट्रोल IC। यानी फ्लैशर और रैम IC को अब eMMC IC के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन हमने फ्लैशर और रैम इसलिए अलग अलग बना के समझाएं कि आपको समझ में आए कि रैम CPU को दिमाग देने का काम करता है, फ्लैशर सॉफ्टवेयर देने का काम करता है, और सारा काम CPU ही करता है। लेकिन अब रैम और फ्लैशर एक साथ हो गया, इसलिए इसको eMMC IC कहा जाता है। कुछ कंपनी तो ऐसा भी है कि eMMC और CPU दोनों को एक साथ ही बना रही है, जिसे डबल डेकर IC के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन देखिए, एक साथ बनाए या अलग बनाए, अंदरूनी मामला यही रहता है। तो इस वीडियो के लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो प्रैक्टिकली हाथ पकड़कर जो सिखाया जाता है वो वीडियो पर नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको मन में क्या चल रहा है, आप क्या समझना चाह रहे हैं, ये आपको होता है ना। किसी को कोई हिस्सा ज्यादा समझ में आता है, कोई हिस्सा कम समझ में आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रयास तो कर रहे हैं कि सारी जानकारी आपको मिल जाए, लेकिन रेयर केस अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी नंबर, अगर आप मुजफ्फरपुर बिहार के हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये मुजफ्फरपुर में इंस्टीट्यूट है। यहाँ आप जो नंबर है उस नंबर से कांटेक्ट करके ज्वाइन करके और आपको यहाँ हाथ पकड़कर सिखाया जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब फेस टू फेस बैठ कर जब आप थ्योरी प्रैक्टिकल सीखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।